पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखिए समीकरण क्या होता है उससे आप भली भांति परिचित हैं कि समीकरण क्या होता है, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में समीकरण कहाँ घूम रहा है अब यह आएगा आपके सामने, पता चल जाएगा। बहुत कठिन नहीं है समीकरण क्या होता है। हाँ, केमिकल रिएक्शन देखना थोड़ा जरूरी है क्योंकि ये बेसिक केमिस्ट्री आपको समझना है यहाँ पे। अगर आप इसके आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये इधर समझे रहेंगे तो ठीक रहेगा कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। ये बहुत छोटे छोटे टर्म हैं, ये बहुत इजी भी है, आपको इसे नाम की तरह बता दूंगा, समझ में आ जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। और कोई भी मान लीजिए घटना घट रहा है तो वो कैसे रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ये सब हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए हम आपको कुछ घटनाएं बताएंगे जिसको देख करके आप ये समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वो घटनाएं 4 हैं। पहला है चेंज इन स्टेट, किसी भी पदार्थ या वस्तु या सब्सटेंस का अगर स्टेट में बदलाव आ रहा है, स्टेट मतलब वो ठोस है गैस बन जाए, यानी सॉलिड है तो गैस बन जाए, या लिक्विड है गैस बन जाए, गैस है सॉलिड बन जाए, तो मतलब यही अवस्था परिवर्तन यानी स्टेट चेंज कहलाता है। अगर किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा है या कहीं भी किसी घटना में उष्मा हीट निकल रहा है या कहीं किसी घटना में रंग बदल जा रहा है, क्या बदल रहा है, रंग परिवर्तन हो रहा है। और एक क्या होता है, गैस का उत्सर्जन। मान लीजिए कोई घटना यहाँ पे हो रहा है, उसके बाद उसमें कोई गैस निकल रहा है, जैसे नाइट्रोजन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, कोई भी गैस निकल रहा है, तो उस घटना को भी हम लोग केमिकल रिएक्शन के अंदर रखते हैं। तो मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ, 4 ऐसी घटनाएं आपको बताई जाएंगी जो अगर आपको दिख जाएंगी तो आप समझ जाइएगा कि उस समय वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा होता है चेंज इन टेम्परेचर भी होता है ना। और चौथा लास्ट में वो अवसाद नहीं अवक्षेप था, मैं बताने वाला था लेकिन तुम लोग का पेपर तब ले चालू हो गया। एक लास्ट कभी कभी किसी रिएक्शन में होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का बनना। थोड़ा सा शब्द शायद नया होगा लेकिन उसका मतलब बहुत आसान है। प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप, यानी कि आप देखे होंगे कभी कभी चूना वगैरह अगर सब पेंट करने के लिए मिलाते हैं तो इससे बढ़िया पूरा घोल लेते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं, लेकिन जब पूरा पेंट कर लेते हैं लास्ट में फेंकते हैं तो कुछ चूना लास्ट में बाल्टी में वही रह जाता है, वो घुलता नहीं है ढंग से। तो वही लास्ट में कुछ सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस या एक्वस, एक्वस मतलब थोड़ा सा सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा, ठोस और द्रव दोनों मिक्स ऐसे रहता है, तो लास्ट में थोड़ा बच जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट या अवक्षेप बोलते हैं। तो ये सारी घटनाएं अगर कहीं पे आपको होती दिखेंगी तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है, यानी कि घट रहा है, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की घटना घट रहा है। वैसे तो कई सारी आपको 8 में पढ़ा गया होगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अभी 10th में आपको अभिक्रिया सिखाया जा रहा है, यानी अगर कोई भी क्रियाकलाप कहीं पे हो रहा है और उस क्रियाकलाप में ये 5 में से कोई चीज, एक घटना घट रही है, तो आप उसका नाम जो है दे सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चीज समझ में आ रहा है। केमिकल रिएक्शन देखिए क्या होता है, बस ये सारी घटनाएं होंगी तो हम कह देंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब होता क्या है, कभी कभी कोई 2 पदार्थ मिलकर के तीसरे पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, तब भी केमिकल रिएक्शन हो जाता है। या मान लीजिए कोई 2 पदार्थ मिल रहे हैं, उनका तापमान बढ़ गया, तब भी समझ लीजिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मान लीजिए 2 पदार्थ मिल रहे हैं, उसमें से गैस फिर निकल रहा है, तब भी केमिकल रिएक्शन होता है। मान लीजिए 2 पदार्थ मिल रहे हैं, कलर एक का बदल जा रहा है, जैसे आप अभी, अच्छा गैस वाला आप समझ पा रहे हैं, गैस
सब्जी वब्जी आप रात में रख दीजिए, उसके बाद सुबह या एक दिन बाद आइए उसके पास, स्मेल करेगा सब्जी, केमिकल रिएक्शन हो गया वहाँ पे। क्योंकि देखिए वहाँ से गैस निकल रहा है नहीं गए, बदबू देता है ना, बैड स्मेल आ जाता है ना सब्जी का, तो वहाँ पर भी वही इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस निकलता है बहुत बेकार है। और इसके बाद यहाँ पे चेंज इन कलर, आप कलर वाला जैसे कोई खाने वाली चीज देख लीजिए, उसका रंगा बदल जाता है। कभी कोई चीज नोटिस किए हैं, कोई चीज खाने वाली रखी गई हो, उसका रंगा बदल जाता है या खराब हो जाता है? नहीं नोटिस किए लगता है। तो मतलब अगर कहीं कलर वगैरह यानी रंग उसका बदलेगा तो भी हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। चलिए ठीक है, रंग बदलना वहाँ नहीं समझ में आ रहा है। आप लोहे का दरवाजा देखे हैं, जब वो छत पे मान लीजिए अगर लगा है, हमेशा वो ऑक्सीजन यानी हवा के संपर्क में है, कुछ दिन बाद आप लोहे का रंग देखेंगे जाकर भूरा हो जाएगा, भूरा यानी भूअर भूअर कलर हो जाएगा ना, ब्राउन कलर। तो यानी उस केस में भी क्या हो रहा है, कलर में परिवर्तन हो रहा है, यानी रंग में बदलाव हो रहा है। तो यानी वहां पर भी क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण, ओ सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो मतलब अच्छा समझ में आ रहा ना सारा उदाहरण कैसे कैसे हो रहा है। चेंज इन स्टेट वाला भैया बता दीजिए, चेंज इन स्टेट भी तो इजी है। जैसे मान लीजिए चूना था, घोर के लिक्विड कर दिए, हालांकि उसमें चूना वाला जो एग्जांपल बता रहा हूँ उसमें टेम्परेचर वाला आप कभी नोटिस करिएगा, या सर्फ सर्फ हाथ पे ले करके पानी डालेंगे ना तो हथवा गर्म करेगा, तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यही चीज़ आपका उसके साथ भी होता है, चूना के साथ भी होता है। सफ़ेद चूना CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब ये चूना आप सफ़ेद कलर का उसमें पानी मिलाएंगे ना तो गर्म देता है। इसे लगाना हाथ हो तो मुँह मत लगा देना, हाथ लगाओगे ऐसे तो गर्म देगा, या अगर नहीं जलेगा नहीं, नहीं नहीं उतना उतनी करता है, लेकिन हाथ से सब नहीं मिलाते हैं, लकड़ी से मिलाते हैं, जलता है बहुत तेज। वही चूना में पानी मिलाएंगे तो हाँ। जैसे मान लो ये सर्फ वाला सीधा उदाहरण सबसे आसान है, तुम लोग घर पे कर सकते हो। ऐसे हाथ में सर्फ लेके थोड़ा सा इसे पानी लगा इसी से करोगे ना तो हथवा हल्का सा गर्म होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सारी घटनाएं आपको कहीं पर भी देखने को मिलेंगी, तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब हमें क्या पढ़ना है, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी है केमिकल रिएक्शन का। जैसे देखिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ केमिकल रिएक्शन का, आपके एनसीईआरटी बुक में सबसे पहला उदाहरण वही है ना। मैग्नीशियम सुने हैं धातु का नाम, क्या होता है, 12 होता है ना एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ठीक है भैया, मैग्नीशियम रिबन मतलब एक उसी धातु का एक रिबन, पट्टी जानते हैं ना, वो लड़कियां तो यूज करती हैं पट्टी चोटी करने के लिए, वैसे रिबन समझिए। मैग्नीशियम रिबन मतलब जैसे पट्टी, लिटमस पेपर उस दिन दिखाया था ना, वैसे वो भी होता है सेम, बस वो व्हाइट कलर का होता है। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, जैसे मान लीजिए देखिए होता क्या है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन के साथ ऐसे यानी ऐसे जलाते हैं, या वही कह दीजिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अच्छा, जब भी कोई चीज़ जलती है तो याद रखिएगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है, ये याद रखिए। अगर मैं कह रहा हूं कि एयर के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन हो रहा है, हवा के साथ उसका अभिक्रिया हो रहा है, तो हवा मतलब क्या आपके दिमाग में आना चाहिए, ऑक्सीजन। हाँ, जब भी कभी भी, ये बहुत बेसिक चीज़ है कि अगर केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें लिखा है कि कोई चीज़ एयर से रिएक्ट कर रहा है, तो एयर मतलब आपके दिमाग में तुरंत क्या आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए। ठीक है ना। और मैं क्या बता रहा था कि अगर किसी चीज़ को जलना है तो जलने के लिए उसको ऑक्सीजन की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो मैं क्या बोला हूँ कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलाएंगे हम लोग तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, हाँ सफ़ेद कलर का, नहीं जलने के बाद राखी बन जाता है। तो जब इसे वो रिबनमा तुम लोग जलाओगे ना तो सफ़ेद सफ़ेद राखी बन जाएगा चूना की तरह। इस समय जो मैं बोला हूँ अपने मुंह से, मैग्नीशियम हवा के साथ या ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है सफ़ेद कलर का। तो ये जो मैं इतना बड़ा वाक्य बोला हूँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि क्या टाइम लगेगा, तो मतलब आप समझिए इतना बड़ा वाक्य जो मैं बोला हूँ इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया देखिए कितना बड़ा हो गया। अब मैं उसको थोड़ा छोटा लिखूंगा, देखिएगा। मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा
मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनेगा, मतलब उतने बड़े वाक्य को देखिए मैंने तो 3 शब्दों में कर दिया। मैग्नीशियम प्लस का मतलब ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और तीर का मतलब क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही होता है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। लेकिन तो क्या अभी भी कोई और तरीका है जो इससे भी छोटा हो सकता है इसको दर्शाने का? जी हाँ, इसका सिंबल, इसका प्रतीक, इन सारे एलिमेंट्स का प्रतीक आपको सिखाया गया होगा। प्रतीक जैसे ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का Cl, F फ्लोरीन, नियॉन का Na, Mg का मैग्नीशियम। तो अभी भी क्या कोई तरीका है? हाँ भैया बिल्कुल है। इसको और भी छोटा जो है करने का तरीका है। तो कैसे लिखेंगे, ये ऐसे देखिए, मैग्नीशियम का हम सीधे लिख देंगे Mg। क्या लिख देंगे? अब कहाँ इतना बड़ा शब्द लिखना हुआ, जबले से बताऊं, जबले मैग्नीशियम लिखोगे ना तबले इस तरीके से तुम पूरा रिएक्शन लिख चुके होगे। बहुत छोटा होता है। ये क्यों सिखाया जा रहा है? ये इतने बड़े रिएक्शन को छोटे से छोटे रूप में करना, लिखना सिखाया जा रहा है। इसी को रासायनिक समीकरण अब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया जो मैं बोला हूं ऊपर कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और सफेद कलर का चूना, हाँ सफेद कलर का चूना या सफेद कलर का पाउडर लास्ट में बनेगा, राखी। लेकिन तो इस रूप में दर्शाना, रासायनिक अभिक्रिया तो हो ही गया, रासायनिक समीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्वों के प्रतीक यहाँ पे लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? प्रतीक। और प्रतीक चिन्ह आपको सिखाया गया होगा। सारे एलिमेंट्स के सिंबल यहाँ पे लिखे जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम का Mg हो गया, ऑक्सीजन का O2 हो गया, मिल के बना रहा है MgO। ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्यों? जब भी देखिए केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन यही है, रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन, कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को, जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीक चिन्हों के रूप में दर्शा देते हैं। किसके रूप में? प्रतीक चिन्हों के रूप में। तो उसी को कहा जाता है समीकरण, कह दिया जाता है। अभिक्रिया समीकरण अलग नहीं है। अभिक्रिया मतलब कोई दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, ये अभिक्रिया हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। और रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब उसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीक चिन्हों के रूप में हम लिख देते हैं तो वही हमारा रासायनिक समीकरण हो जाता है। यानी जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, कौन से रूप में? सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसी को फिर हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या? केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन दो टर्म है, समझ में आया ना? बहुत इजी टर्म है। केमिकल रिएक्शन का मतलब जब हम दो पदार्थों को देखते हैं और मिल करके वो मान लीजिए किसी नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, चाहे गैस बन रहा है, चाहे तापमान यानी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, ये सब सारी घटनाएं देखते हैं, तो उसी को केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। अब केमिकल रिएक्शन को सिंबल के रूप में, छोटे रूप में लिखना रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन कहलाता है। दो बहुत छोटे छोटे टर्म हैं। और दूसरी चीज क्या है, इधर जो होता है, इधर जो रिएक्शन करवाता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? हाँ, रिएक्टेंट्स, REACTANTS। और अगला वाला क्या होता है? प्रोडक्ट। क्या होता है? जो बनता है। हाँ, प्रोडक्ट की हिंदी भी तुम्हें पता होगा। हाँ, अब यहां पे देखिए, इतना चीज आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है। देखिए मैं समझा दूं फिर से। ये मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन यानी ये उसके सिंबल के रूप में दर्शाया गया है। और जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल के रूप में दर्शा देते हैं वही केमिकल इक्वेशन बन जाता है। और केमिकल इक्वेशन में जो LHS यानी बाईं ओर होता है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ये प्लस का मतलब है कि ये मैग्नीशियम जो है जुड़ रहा है ऑक्सीजन से या फिर रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से। फिर तीर का मतलब होता है बना रहा है।
क्या बना रहा है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं RHS, क्या बोलते हैं, RHS, और इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी सारे एलिमेंट लिखे होते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिकारक। और राइट हैंड साइड में जितने भी यहाँ पे लिखे रहेंगे उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, अभिकारक, उत्पाद बोलते हैं। कभी कभी यहाँ पर प्लस में कुछ और भी बन जाएगा, अभी आगे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, तो आप लोग देखिएगा कि इस बगल जो लिखे रहते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, उस बगल जो लिखे रहते हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यहीं से हल्का समय दे करके अभी आपको रोक रहा हूं। देखिए एक बात बताइए, यहां मैग्नीशियम कितने लोग हैं, एक दिख रहा है। यहां मैग्नीशियम कितने लोग हैं, एक दिख रहा है। यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहां ऑक्सीजन कितना है, 1। यहीं से एक टर्म निकल करके आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप 9th में पढ़े थे नहीं, किसके द्वारा दिया गया था, एंटोइन लेवोजियर, 1789 1789 में। उन्होंने एक नियम बताया था, एक लॉ बताया था, क्या बताया था कि किसी भी रासायनिक समीकरण में या किसी भी परिवर्तन में मास को न ही हम बना सकते हैं न ही खत्म कर सकते हैं। जो रिएक्टेंट साइड में यानी अभिकारक की ओर जितना मास रहेगा उतने द्रव्यमान, उतना मास उत्पाद की तरफ भी चला जाएगा, रहेगा, मतलब चला नहीं जाएगा, रहेगा, रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ डिस्टर्ब हो गया कि नहीं बात। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लोग हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास शायद होता है 16, यानी 16 दूना, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल 32 हैं। कितने हैं, 32 AMU हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन केवल 16 AMU है, 16, क्योंकि एक का ऑक्सीजन है ना, और एक ऑक्सीजन का कितना मास होता है, 16। यहाँ है 32, यहाँ है 16, ये कैसे हो गया। तो फिर यहीं पर एक नया टर्म निकल करके आता है, संतुलन करना। क्या आता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना, बैलेंसिंग ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। ये बहुत थोड़ा सा कठिन होता है, बच्चों को समझ में बहुत कम आता है, लेकिन ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि बड़ा से बड़ा रिएक्शन भी तुम लोग अगले 1-2 मिनट में धड़ाक से नहीं उसको बैलेंस कर लोगे, और 1% कभी गलत होने का चांस नहीं रहेगा। तो अब हमारा टॉपिक रहेगा समझना, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कैसे करें, ये हम अब सीखेंगे। चलिए देखिए, एक केमिकल रिएक्शन में आपके सामने लिखा हूं, इसमें क्या हो रहा है ये देखिए केमिकल रिएक्शन है, हाँ भैया है, क्योंकि एक ये एलिमेंट ये H2O पानी के साथ रिएक्शन करके ये बना रहा है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अच्छा दूसरी चीज ये रासायनिक समीकरण है, क्योंकि हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन को, रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट किए हैं। किस रूप में, प्रतीक चिन्हों के रूप में यहाँ पे दर्शाए हैं, तो ये रासायनिक समीकरण हो गया, केमिकल इक्वेशन। अब तरीका गिन लिया जाए, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है नहीं। देखिए यहाँ पे आयरन Fe कितने हैं, कुछ 1 2 3 लिखा नहीं है, तो हम 1 मान के चलते हैं। और यहाँ पर आयरन कितने हैं, पहला माहौल गड़बड़ा रहा है। हाइड्रोजन कितने हैं, और यहाँ पे ये तो ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, और यहाँ पे ये तरीके। तो चलिए अब बैलेंस करना शुरू करते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे बैलेंस, बहुत ध्यान समझना है, बहुत इजी ट्रिक। अभी शुरुआत में थोड़ा आप लोग को कठिन लगेगा या मान लीजिए थोड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन जब आप इसको अपने दिमाग में रख लेंगे, 2 3 4 10 लगा लेंगे ना, तो ये चीज़ें तुम लोग धड़ा 1 मिनट के अंदर कितना बड़ा रहेगा कर लोगे। तो अभी आराम से खाली सीख लो। देखो सबसे पहले ABCD करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले ABCD करेंगे। यहाँ आयरन है ना, इसके पहले A लिख दीजिए। यहाँ पे H2O पानी है, इसके पहले B लिख दीजिए। यहाँ पे कुछ और बना है, इसको लिख दीजिए C, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसको लिख दीजिए D। ऐसे और भी रहता प्लस करके E F G H I J K, ऐसे ABCD पूरी आ जाती। अच्छा यहाँ थोड़ी सी बात हो जाए पीछे वाला, ये इस साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक। यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, Fe और H2O, ये दोनों रिएक्टेंट है, अभिकारक है। और उसके बाद प्रोडक्ट कौन है, Fe3O4 और H2, ये दोनों के दोनों आपके प्रोडक्ट हैं। ठीक है भैया, वो RHS, ये LHS। अब चलिए पहला स्टेप क्या सिखाया है बैलेंसिंग में, ABCD करना। क्या करना, कर लिए ABCD। अब आपको क्या करना है, ऐसे
सारे एलिमेंट्स को लिख देना है। क्या करना है, इस पूरे रिएक्शन में आयरन है तो Fe लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, Fe। इस पूरे रिएक्शन में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दीजिए। इस पूरे रिएक्शन में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख दीजिए। और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो हाई मिटका दीजिए। अब ध्यान सुनिए, मैंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप ABCD कर दिया जितने लोग थे प्लस प्लस करके। दूसरा स्टेप, जितने एलिमेंट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, भाग ले रहे थे, सबके लिए एक अलग से लाइन बना लिया हम लोग, ठीक है ना। अब क्या करना है सुनिए, अब हम बनाएंगे इक्वेशन। क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। बाबू वाला समीकरण है, आप बहुत आसानी से, जैसे मैथ में x और y करके समीकरण होता था ना, ऐसे होता था, ऐसे 2x + 4 = 7। तो x की वैल्यू निकालने के लिए +4 हो जाए, क्या होता था, माइनस, तो 2x = 3 और x की वैल्यू कितना आता था, ये वाला आता नहीं सॉल्व करने, एकदम बाबू वाला इक्वेशन। सेम ऐसे छोटे छोटे इक्वेशन आपको मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन फर्क इतना है, पहले आपको वो खुद बनाना पड़ेगा, और बनाना है बहुत आसान। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सुनिए। सबसे पहले Fe के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे Fe जो है A है, क्या है, A है। अच्छा, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, कुछ है, अगर 2 रहता तो लिखते 2A, 3 रहता लिखते 3A, लेकिन जब कुछ नहीं है तो सीधे लिख देंगे A लिख देंगे। लिख दीजिए यहाँ पे A। क्या यहाँ पे Fe है, अगर यहाँ पे Fe रहता तो भाई B के साथ कितने हैं वो मैं यहाँ पे लिखता। जैसे सुनिए, यहाँ पे रहता Fe2 तो लिखता यहाँ पे Fe कितने रहते, फिर 2 रहते, किसके साथ, तो 2B लिखता प्लस करके। लेकिन कुछ दिख रहा है Fe, अब क्या आ गया है, तीर आ गया ना, तीर को ही हम यहाँ पे इक्वल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यहाँ पे Fe कितने दिख रहे हैं, किसके साथ, तो 3C लिख दें, 3C। यहाँ पे कुछ Fe दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो हम प्लस करके कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे रहने देंगे बस। है देखो कितना बाबू वाला समीकरण बन गया। अभी आगे चलिए, हाइड्रोजन में A के साथ कुछ हाइड्रोजन है, जी नहीं। B के साथ कुछ हाइड्रोजन है, हाँ भैया, 2 हाइड्रोजन है, किसके साथ, B के साथ, तो यहाँ लिखेंगे 2B। अब उस बगल जाएंगे ना तीर के बाद, तो =2 लगा देंगे। C के साथ कुछ हाइड्रोजन है, D के साथ कुछ हाइड्रोजन है, 2 है, तो 2D। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। A के साथ कुछ ऑक्सीजन है, B के साथ कुछ ऑक्सीजन है, 1 है लेकिन लिखा नहीं गया है, तो 1 है लिख के केवल B लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, B लिख दीजिए। अब नदी ओपार जा रहे हैं तो =, C के साथ कितने ऑक्सीजन है, 4, तो 4C। अच्छा, वहां पे कुछ ऑक्सीजन है, नहीं है, तो प्लस करके नहीं लिखो। अगर रहते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहता है ऐसे O2, या ऐसे नहीं रहता, मान लो यहाँ पे ऐसे O रहता, तो D के साथ भी एक आ गया ना, D के साथ एक आ गया तो प्लस इसे D लिखते। क्या लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं तो यहाँ पे हम D लिखेंगे नहीं। आराम से रिवाइज करके समझ लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। अब हमें क्या करना है, ABCD 4 लोग माने हम लोग ABCD में, चारों में से किसी एक को आप 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, अब मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम A को ही 1 मानिएगा। किसको मानना है, मान लोगे एकदम, हाँ, हमेशा A को क्या मान लेना, 1। लेट A = 1। अब यहां पे A की वैल्यू जब 1 रखोगे तो रखो, 1 रख दिए, = 3C। 3 यहां क्या हो रहा है, वहां जा क्या हो जाएगा, तो 1/3 = C। C की वैल्यू भी आ गई, A की वैल्यू भी मान ही लिए हैं। चलिए यहां पे C की वैल्यू रख करके B निकालते हैं। C की वैल्यू कितना आया है, B = 4 गुणे, C लिखने से अच्छा है सीधे C की वैल्यू लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है।
अब यही बी की वैल्यू यहाँ रखिए तो डी की वैल्यू निकल जाएगा। चलिए देखिए, अच्छा यहाँ पे थोड़ा आसान बना लीजिए, ये 2 और 2 कट जाएंगे ना, 2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जा क्या हो जाएगा, तो वैसे ही सीधा 2 से 2 कट जाएगा, बी की वैल्यू बराबर आ जाएगा डी के। तो बी की वैल्यू कितना आया है 4/3। आ गए एबीसीडी की वैल्यू। अच्छा ठीक है, कितना स्टेप किए भैया, पहला स्टेप एबीसीडी लिखे हैं, दूसरा स्टेप जितने एलिमेंट पार्टिसिपेट करे थे रिएक्शन में उनका लिस्ट बनाया है, तीसरा स्टेप इक्वेशन बनाया है। क्या बनाया है, एबीसीडी करके ए बराबर 3c 2b बराबर 2d, वही सबसे मेन है, वही बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन तो मैं प्रयास करूंगा, अभी फिर से बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा तुम पूछ रहे हो तो शांत रहो भाई। अब सुनिए, अभी बता दूंगा। तीसरा स्टेप क्या किए हम लोग, ए को 1 माने हैं, क्या माने, ओ सॉरी ये इक्वेशन बना है, इक्वेशन बनाने के बाद फोर्थ स्टेप में ए को हमने 1 माना है। क्या माना है, ए को 1 माना है। चलिए ठीक है, ए को 1 मान लिए, उसके बाद बी सी डी की वैल्यू सारा ऐसे सिंपल मैथ लगा करके निकाल लिए सबकी। अब देखो अगला स्टेप क्या है, बट्टे नहीं होना चाहिए। ये अपान दिख रहा है क्या, यहाँ पे 1/3 दिख रहा है, यहाँ पे 4/3 दिख रहा है, यहाँ पे 4/3 दिख रहा है ना, अपान कभी भी नहीं होना चाहिए, यही याद रखना। अगर अपान नहीं आया है तो आपका काम यहीं पे खत्म, आप जा करके सारी वैल्यूज क्या करिए, लिख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 1 आता तो सी की जगह क्या लिखते, नहीं कुछ लिखवा नहीं करते, 1 लिखा नहीं जाता। और यहाँ डी की वैल्यू क्या आ जाता 4, तो वहाँ क्या लिख देते, और यहाँ बी की वैल्यू कितना आ जाता, तो बी की जगह क्या लिख देते 4 लिख देते। लेकिन इस बार वैसा नहीं करेंगे। इस बार क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपान में आ चुका है। क्या आ चुका है, 1 मिनट, अपान में आ चुका है। अब हम पहला यही थोड़ा सा काम हो जाता है, अपान को हटाना, क्या करना, और अपान हटाया जाता है एलसीएम से। किससे निकला, हटाया जाता है, जितने नीचे दिख रहा है सबका एलसीएम ले लीजिए। नीचे 3 3 3 हर जगह 3 दिख रहे हैं, 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा भाई। अब उसी एलसीएम का ए बी सी डी सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अपान अपने मन में हट जाएगा। तो ए में जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 बन जा, तो ए की वैल्यू आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और सी में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 1/3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू 1 आ जाएगा। डी में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 3 कट जाएगा ना, तो 4 आ जाएगा डी की वैल्यू। ऐसे ही बी में भी जब हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो बी की वैल्यू कितना आ गया। अब सारी वैल्यूज ऊपर लिख दीजिए। ए की वैल्यू कितना आया है 3, तो यहाँ ए इरेज करके 3 लिख दीजिए। बी की वैल्यू कितना आया है, तो यहाँ बी इरेज करके 4 लिख दीजिए। सी की वैल्यू कितना आया है 1, तो सी हटा ही दीजिए, 1 लिखा नहीं जाता है। डी की वैल्यू कितना आया है, कहाँ गया भाई 4, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अब तन का गिनिए तो यहाँ कितने आयरन है और यहाँ कितने आयरन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है ना, यहाँ देखिए 4 दूनी, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन हो गए। ये बड़ा जब 4 लिखा जाता है ना, बड़ा वाला 4, तो इस ऑक्सीजन का ये होता है। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी दिख रहा होगा। सारे के सारे क्या हो गए, बैलेंस। अब ये जो है एक चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन का। देखिए मान लीजिए आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन लिखा गया है कि NaOH, Na माने सोडियम, OH माने हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से ना, तो बना रहा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O, यानी कि पानी निकल रहा है, वाटर।
तो चलिए देखिए, सबसे पहला स्टेप वही ABCD कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ABCD। यहाँ पे हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये तीसरा वाला C, और ये आपका हो जाएगा D। अब उसके बाद क्या करना है आपको? सारे एलिमेंट्स का अलग अलग बनाना है। तो इस पूरे रिएक्शन में एक सोडियम एलिमेंट है Na, तो Na का अलग बना लीजिए खाना। उसके बाद ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन है, फिर सल्फर है, और कुछ है क्या? इन चारों के अलावा कोई एलिमेंट है नहीं है भैया। अब सोडियम के पास आते हैं। यहाँ सोडियम कितना है? एक है, तो A हो जाएगा। कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। यहाँ सोडियम कुछ दिख रहा है तो प्लस करने की जरूरत नहीं है, सीधे इक्वल टू लगा दीजिए। यहाँ सोडियम कितना है? किसके साथ है? तो 2C। कितना हो जाएगा? ठीक है भैया। ऑक्सीजन पे आ जाइए। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है ना। यहाँ ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? किसके साथ है? A के साथ। तो आपका हो जाएगा केवल A। यहाँ ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 4। कितना दिख रहा है? 4। किसके साथ दिख रहा है? प्लस का 4B। देखिए अब मैं प्लस लगा रहा हूं और 4 लगा रहा हूं B के साथ। अब उधर जाना पड़ रहा है तो अब इक्वल टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहाँ ऑक्सीजन कितना है? किसके साथ? तो 4C। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? किसके साथ? तो प्लस D। प्लस क्या हो जाएगा? आया समझ में? कैसी बनाइए। अब हाइड्रोजन का, यहाँ हाइड्रोजन एक ठू है A के साथ, तो एक लिखा नहीं जाएगा, सीधे A लिखा जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन 2 है B के साथ, प्लस 2B इक्वल्स टू, यहाँ हाइड्रोजन है या नहीं है? यहाँ है 2 ठो D के साथ, 2D। सल्फर पे आ जाइए। यहाँ तो सल्फर है नहीं पहले वाले में, B के साथ है एक ठू ना, तो B बराबर, यहाँ सल्फर कितना है? C के साथ 1C या विनिस, वही C लिख दीजिए C। अब हम क्या करेंगे भैया? मान लेंगे। क्या कर लेंगे? A को 1 मान लीजिए। क्या कर लीजिए? A को 1। तो जो ही हम A को 1 मानेंगे तो ये A को यहाँ 1 रखिए, बराबर 2C। 2 मल्टीप्लाई उधर जा क्या हो जाएगा? C की वैल्यू आ गया। C ही बराबर है B के, तो B की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगा, क्योंकि C की वैल्यू 1/2 आया है। तो B की वैल्यू भी कितना आ जाएगा? ठीक है भैया। अब A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, D की वैल्यू निकाल लें। निकाल लीजिए। A की वैल्यू पता है 1 प्लस 2 गुणे B है ना, यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 गुणे B की वैल्यू है 1/2 बराबर 2D। यही तो है। 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2D। 1 और 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, बराबर 2D। 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। अच्छा, आप कितने लोग रहेंगे बेवकूफी की तरह इसको भी सॉल्व करने चले जाएंगे? क्या करने के लिए इसको सॉल्व करोगे, मुझे ये तो बता दो। तुम्हें A B C D चारों चाहिए, मिल तो गया। A यहाँ 1 आ गया है, C यहाँ आ गया है, B वहाँ आ गया है, और D यहाँ आ गया है, बस। अच्छा, आप लोग इसको मत करिएगा, इसको करिएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा था ना, आसानी से लगा करके आप D की वैल्यू पा गए। यहाँ पे आप D की वैल्यू निकालने जाते तो थोड़ा लंबा हो जाता। छोड़िए उसको, करिएगा को, सब आप आसान तरीका सोचते हैं, तो आसान यहाँ दिख रहा है, तो सबकी वैल्यू आ गई, कोई बट्टे नहीं ना है। कहाँ है? अरे बाप रे बाप, अब वही गड़बड़ाएगा मामला। तो नीचे क्या दिख रहा है? वहां पे 2, B की वैल्यू नीचे 2 दिख रहा है, C की वैल्यू नीचे 2 दिख रहा है, वही 2 का एलसीएम ले लीजिए, 2 हो जाएगा। अब सब में अखियां मूंद के 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से 2 लुल हो के C की वैल्यू 1 आएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो D की वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से 2 कट के B की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
और ए की वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 आ जाएगा। अब हर जगह वैल्यू रख दीजिए ABCD। ए की वैल्यू कितना आया है, तो हो जाएगा यहाँ पे 2। बी की वैल्यू कितना आया है, तो बी हटा ही दीजिए। सी की वैल्यू कितना आया है, सी हटा ही दीजिए। डी की वैल्यू कितना आया है, कितने लोग का आया था, ये हो गया बैलेंस। कि केमिकल रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं। बैलेंसिंग हमने सीख लिया था, संतुलन करना। आज संतुलन क्यों जरूरी है, इंडेक्स में देखिए इस चैप्टर के सबसे लास्ट में एक प्रश्न बनता है कि हमें रासायनिक समीकरण को यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर हम क्यों करते हैं बैलेंस। तो लास्ट में जाइए, गुलाबी कलर का बक्सा बना होता है चैप्टर के एकदम अंतिम में, उसी में दूसरा या तीसरा पॉइंट है कि हम बैलेंस क्यों करते हैं। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, हाँ, कि हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस क्यों करते हैं, संतुलित क्यों करते हैं। सबसे मेन उसमें जिक्र कर दीजिएगा कि एंटोनी लेवेजियर का द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको ये हर जगह अप्लाई होता है ना, इसी के नाते किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम उसको बैलेंस करते हैं। फिर लेकिन अब हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन के प्रकार। तो आपको कुल 5 प्रकार पढ़ाए जाएंगे, बहुत ईजी है, देख लीजिए, अब धड़ा धड़ा सब खत्म हो जाएगा। पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान से देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे बोलते हैं संयोजन। हाँ, इसमें होता क्या है, छोटे छोटे अभिकारक, छोटे छोटे रिएक्टेंट्स मिल करके क्या बनाते हैं, एक जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। बस यही कॉम्बिनेशन। और है भी भैया कॉम्बिनेशन, कंबाइन माने होता है जुड़ना। कंबाइन माने क्या होता है, यहाँ पे संयोजन में संयोग माने आप सुने होंगे शायद, संयोग माने जुड़ना होता है, एक होने। देखिए एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एक H2 + O2 मिल के बना रहा है 2H2O। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये दोनों लोग मिल करके क्या बना रहे हैं, H2O, पानी बन रहा है। यहाँ पे दो छोटे छोटे रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस नाते यह रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। कठिन था, जब दो छोटे छोटे रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी रिएक्शन को हम लोग कह देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या हिंदी में उसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया बोल देते हैं। इजी था ना। अब अगला है दूसरा वाला, वियोजन। अच्छा एक चीज इसमें और बता दूं मैं, क्या, एक सेकेंड रुकिए, एक चीज और इसमें बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि उष्मा निकलता है। क्या निकलता है, उष्मा, हीट निकलता है। कभी कभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उसके साथ साथ हीट भी निकल जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए वो एग्जांपल बोलो तो कैल्शियम ऑक्साइड + H2O मिल के बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस प्लस हीट। अब यहाँ नीचे जो रिएक्शन लिखा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे H2O यानी पानी, वाटर, एक मॉलिक्यूल है। दो मॉलिक्यूल मिल करके कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगा,
ये कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया अब कि जब दो मॉलिक्यूल मिलकर के दो रिएक्टेंट्स मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया होगा। लेकिन साथ ही आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, कभी कभी क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ साथ हीट निकलता है। जैसे मैं एग्जांपल वही चूना वाला ही लिखा हूँ कि चूने में जब आप पानी मिलाएंगे ऐसे करते हैं तो बुझा फेंकता है, गर्म हो जाता है, तो उस समय हीट निकलता है। क्या निकलता है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें बाई प्रोडक्ट्स के रूप में, मतलब अन्य उत्पाद के रूप में ऊर्जा निकलती है, उष्मा निकलती है, ऐसी क्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, याद कैसे रहेगा? देखिए, मैं हिंदी वाला तो नहीं अभी बता पाऊंगा, लेकिन इंग्लिश वाला सुनिए। इंग्लिश वाले में इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक ना, क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या? हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें एक्सो आया है, क्या आया है? एक्सो में आता है एग्जिट। एक्स माने एग्जिट, एग्जिट माने होता है निकलना, अगर आप शायद जान रहे हो तो वही चीज है एक्सोथर्मिक। एग्जिट माने निकलना, यानी इसमें हीट निकलेगा, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। बहुत आसान है। हाँ हाँ, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब समझ में आया ना? बहुत आसान होता है, एक लाइन का परिभाषा खुद से बना सकते हो। तो मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें दो रिएक्टेंट्स मिलकर के एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कभी कभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोडक्ट के साथ साथ उष्मा भी निकलता है। अब हमें पढ़ना है अगला टाइप ऑफ रिएक्शन जिसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया, या उसी को अपघटन अभिक्रिया। हाँ, यहाँ पर क्या होगा? एक प्रोडक्ट जो है ना वो टूटेगा, दो छोटे छोटे, एक रिएक्टेंट टूटेगा दो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में। ऐसे अभिक्रिया जहां पर एक रिएक्टेंट दो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, ऐसे रिएक्शन को वियोजन यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, PbNO3 का होल ट्वाइस, जैसे मान लीजिए ये टूट रहा है, क्या हो रहा है? हीट किए, इसको गर्म किए, PbNO2 प्लस N2O प्लस O2, बैलेंसिंग हो जाएगा। अभी बैलेंस नहीं होगा क्योंकि आप चेक कर लीजिए ना, यहाँ पे 2 3 जा 6 हाइड्रोजन है और यहाँ क्या हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, ओ सॉरी ऑक्सीजन। 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 2 यहाँ पे 5, इधर 6 ऑक्सीजन है और उधर 5 ही है उधर, तो भी बैलेंस नहीं है। मैं अभी आप खाली ऐसे समझिए, बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक रिएक्टेंट्स किसी कारणवश हीट या इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत या उष्मा के कारण टूट जाता है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में, ऐसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहां पर क्या होता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। कौन सा थर्मिक? एंडोथर्मिक। देखो मैं बता रहा हूं, इंडोथर्मिक, एंडो ना बताओ, इंडो बोलो, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो में इन आ रहा है, इन माने होता है में या फिर अंदर, मतलब इस रिएक्शन में हीट लगेगा, हीट निकलेगा नहीं, इसको करवाने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा। तो कभी कभी ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये हीट देने के कारण होता है। किसके देने के कारण होता है? हीट देने के कारण। इस नाते जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट देने के कारण होता है, ऐसे रिएक्शन को इंडोथर्मिक या फिर उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। जिसमें उष्मा शोषित होगा, लगेगा उसमें, उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया, और जिसमें से उष्मा निकलेगा उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जो पहला वाला था। यहाँ पर हीट लगेगा इसमें, इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे इंडोथर्मिक हो जाएगा, और कॉम्बिनेशन में हीट निकल रहा था लास्ट में प्रोडक्ट के रूप में, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई सारे होते हैं। पहला होता है उष्मीय वियोजन, यानी कि जिसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर विद्युतीय वियोजन, जिसमें बिजली के कारण कोई एक रिएक्टेंट टूटता है छोटे छोटे प्रोडक्ट में। बहुत ईजी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए एक लिख रहा हूँ थर्मल
दूसरा लिख रहा हूं इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, हाँ दो है। तो थर्मल माने होता है उष्मीय वियोजन, यानी ऐसा वियोजन, ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जहां पे एक बड़ा वाला रिएक्टेंट टूट जाता है छोटे छोटे प्रोडक्ट में, किसके कारण? हीट के कारण, तब वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। और जब वही इलेक्ट्रिसिटी के कारण, यानी बिजली के कारण, विद्युत के कारण टूटता है तो उसी को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत आसान है। तो कॉम्बिनेशन में दो छोटे छोटे रिएक्टेंट जुड़ करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, और डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट टूट करके दो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाएगा, दो छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा। बहुत आसान था भैया। ये एग्जाम्पल हो गया बिजली वाला। पानी है H2O, इसमें बिजली डाल दिए, अब टूट करके H2 अलग हो गया और O2 अलग हो गया। यहाँ पर भी देखिए एक बड़ा सा रिएक्टेंट जो है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, लेकिन किसके कारण टूट रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण, बिजली के कारण। किसके कारण टूट रहा है? इस नाते इस पूरे प्रक्रिया को विद्युतीय वियोजन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस, ये नीचे दिख रहा है, कभी कभी क्या होता है H2O को हम लोग हीट करके हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग कर देते हैं। क्या करते हैं? कभी कभी H2O में से हीट करके हम हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। तो वहां पर जब हीट करेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करा के तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा। आप एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है, सिल्वर क्लोराइड वो कटोरा में रखा गया है और उसको धूप में खिड़की के बगल में रख दिया, उस पर धूप पड़ रहा है, पता चला वो काला हो गया गधा का। सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। तो यहाँ पर भी एक रिएक्टेंट दो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, तो ये आपका कहलाएगा वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन तो यहाँ पे किसके कारण ये टूट रहा है? हीट के। अब वो हीट कैसा है? दरअसल वो हीट भैया सूर्य की रोशनी है। तो कभी कभी इसको सूर्य के फोटोकेमिकल यानी सूर्य के प्रकाश के कारण जो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, उसी को फोटोकेमिकल अभिक्रिया। फोटो मतलब समझ लीजिए तुरंत सूर्य की ऊर्जा, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। हाँ, सूर्य का प्रकाश। एक और एग्जांपल है AgBr, बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ, जान लीजिए। AgBr में क्या होगा? Ag अलग हो जाएगा और Br अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी भैया एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। किसके कारण टूटा? अगर हीट के कारण टूटेगा थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूटेगा इलेक्ट्रोलाइसिस, और अगर सूर्य की प्रकाश से टूटेगा तो फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि सूर्य के प्रकाश वाला अभिक्रिया। हाँ ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी यही था, बहुत इजी था, बाबू वाला था। कम्बिनेशन डिकम्पोजिशन एक दूसरे के एकदम उल्टा है। कम्बिनेशन में तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल करके, अच्छा इसी को उल्टा कर देंगे तो कम्बिनेशन का एग्जाम्पल बन जाएगा, सीधा कर देंगे तो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल बन जाएगा। अगर Ag और प्लस Cl मिल करके क्या बना रहे हैं? AgCl, तब तो कम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन इसी को उल्टा पढ़िए, AgCl टूट करके Ag और Cl में अलग हो रहा है तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। आ रहा है समझ में? किसको भाई? नहीं, वियोजन। हाँ, संयोजन। अब देखिए, अब तीसरा वाला पढ़ना है, और इंडोथर्मिक समझ में आ ही गया, वही थर्मल डिकम्पोजिशन ही इंडोथर्मिक में आ जाएगा। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व, मतलब उसमें उष्मा जो है लगता है, उष्मा निकलता नहीं है उस अभिक्रिया से। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा लगता है उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें से उष्मा निकलता है उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जिसमें से हीट इवॉल्व होगा यानी निकलेगा उसको एक्सोथर्मिक यानी एग्जिट। एग्जांपल तो यही है भैया। देखिए
एक तीसरा अभिक्रिया आपको पढ़ना है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें तोहरी मोहरी चलेगा। तोहरी मोहरी मतलब जानते हैं, तोहरी से दूसरा अर्थ मत निकालिए। तोहरी मोहरी इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें दरअसल होता ही है कि एक मजबूत या ज़्यादा पावर वाला एलिमेंट अपने से लुल वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। क्या करता है? अपने जगह से भगा देता है मार के, और अपने जगह में बैठ जाता है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, Zn यानी जिंक प्लस CuSO4 तो मिल के बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu। इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता रहता है कि जिंक को जब हम मिलाते हैं कॉपर सल्फेट में, जिंक नहीं वो आयरन होता है Fe। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जिंक यहीं से खड़ा ताक रहा था, यही Cu को घूर रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो भैया, तुम्हारा तो यहाँ कमवा नहीं है। तो अब जिंक क्या करेगा, जाएगा इसको मार के यहाँ से भगा देगा, और उसके बाद यहाँ देखिए क्या होगा, Cu बेचारा बाहर निकल जाएगा और जिंक उसकी जगह पे आकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जिंक जो है ये ज़्यादा पावरफुल था। अभी मैं एक ठे सीरीज लिखवाऊंगा, उसमें कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन लुल्लू आदमी है, वो भी बता दूंगा। तो ज़्यादा पावरफुल वाला एलिमेंट ये बाबू वाले एलिमेंट को हटा दिए, यहाँ से हटा देने को ही इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेस कर देता है। तो जब एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट ज़्यादा क्रियाशील वाला तत्व अपने से छोटे क्रियाशील वाले तत्व को वहाँ से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, और अपने जाकर के वहाँ पे बैठ जाता है, इसी अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा अधिक क्रियाशील तत्व अपने से छोटे क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, उसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। बहुत इजी है, आप बना सकते हैं सब। नहीं, यहाँ पे हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। अब थोड़ा सा वो सीरीजियो लिख लीजिए, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, पीबी लीड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Ag सिल्वर, और लास्ट में Au गोल्ड, Pt प्लेटिनम। ये जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ आपको, ये सारे एलिमेंट्स यानी रिएक्टिव एलिमेंट्स का ये लिस्ट है। इसमें सबसे खतरनाक रिएक्टिव कौन होता है? पोटासियम। उसके बाद सोडियम, और आप सुने भी होंगे सोडियम को पानी होने के साथ ऐसे रिएक्ट को भड़ाक से ब्लास्ट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये सोडियम। तो यहाँ देखिए इस लिस्ट में जिंक यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, यानी 100% ये भाई साहब ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। और ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। उसी अभिक्रिया को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आसान था? हाँ, शायद ये लिस्ट बुक में नहीं दी गई है, आप लोग नोट कर लीजिए वही किताब में किनारे। देखिए अब ये ठीक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वहां से क्वेश्चन आते रहता है, ध्यान से देखिएगा। Fe प्लस CuSO4, देखिए यहाँ पे यहाँ इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, Fe प्लस CuSO4 मिलकर बना रहा है FeSO4। एक आपके वो बुक में दिया होगा डायग्राम, उसमें कांटी सब डूबे होंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। उसमें होता क्या है ना कि आपको पता है कि देखिए कॉपर कहाँ पे है इस लिस्ट में, ओ सॉरी आयरन, Fe माने आयरन होता है ना, आयरन देखिए यहाँ पे है और इसके ठीक नीचे कॉपर है, यानी कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव वाला अपने से कम रिएक्टिव को भगा देगा मार के, तो Fe जो है Cu को भगा देगा, अपने उस जगह पे आ जाएगा और Cu बाहर निकल जाएगा घर से। तो अब यहाँ पे कुछ घटना होती है, सुनिए। दरअसल कॉपर आप सुने होंगे भूअर कलर का होता है, नहीं सुने जान जाइए। कॉपर माने तांबा होता है ना,
और तांबा आप कभी भी देखिए भूरा कलर का होता है। तो दरअसल जब कॉपर सल्फेट के सलूशन में ये आयरन लोहा डाला जाता है ना, तो वो फेरस सल्फेट, मतलब कि कॉपर तो यहां से हट जाता है, लेकिन कॉपर हट के जाता कहाँ है, कॉपर हट करके लोहे की कील पे जाके जमा हो जाता है। तो वही लोहे की सफेद से सिल्वर कलर से दिखने लगता है, ब्राउन कलर, भूअर कलर दिखने लगता है। हाई सफेद कांटी है। जब कॉपर सल्फेट वहां से कॉपर हटा, आयरन गया, तो देखो कॉपर इसके ऊपर आके जमा हो गया। अब जब उस रिएक्शन में कॉपर निकलता है ना, क्या निकलता है, कॉपर निकलता है और वो निकल करके जाता है आयरन पे, चिपक जाता है, तो आयरन का तो कलर भूअर हो जाता है। बदले में क्या होता है, पूरे सॉल्यूशन का कलर हरा हो जाता है। क्या होता है, हरा। अच्छे से रीड कर लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है। इस रिएक्शन में होता क्या है, बड़ा रिएक्टिव एलिमेंट आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस करने के बाद कॉपर कहाँ जाता है, चिपक जाता है जाकर के यहाँ पे लोहे पे। तो वही लोहा आपका ब्राउन कलर हो जाता है। इसी नाते जो लोहे का कलर चेंज होता है, और कॉपर सल्फेट का सलूशन का भी कलर चेंज होता है, क्योंकि वहाँ से कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है। इसी नाते वो सलूशन क्या होता है, हरियर हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है, हरियर। हरा नहीं होता है, हरा नहीं, हरियर। हाँ, देखिए नहीं भैया गलत है। इस रिएक्शन में देखिए, जो मैं रिएक्शन बोर्ड पे लिखा हूँ, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है प्लस बेरियम क्लोराइड है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगला रिएक्शन जो हमें पढ़ना है बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में विस्थापन अभिक्रिया में केवल एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, अपने से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा था। यहाँ क्या होगा, दो लोग एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, तभी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, या इसी को द्विविस्थापन बोलते हैं हिंदी में। द्विविस्थापन मतलब सोडियम इसको करेगा। तो देखिए यहाँ पे Na था, ये बेरियम है, तो देखिए यहाँ पे सोडियम हट चुका है, बेरियम आ गया है, और ये सोडियम जाकर कहाँ मिल गया है, क्लोरीन में। तो जिस रिएक्शन में यहाँ देखिए सोडियम यहाँ जा रहा है और बेरियम यहाँ आ रहा है, दोनों हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जिस केस में दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, उस केस में हम उसको रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। कितने एलिमेंट, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट डिस्प्लेस ईच अदर। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्व एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। द्विविस्थापन। यहाँ देखिए Na यहाँ जा रहा है और Ba यहाँ जा रहा है, तो दोनों लोग एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं ना, तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि डबल एलिमेंट एक दूसरे को मारपीट के भगा रहे हैं एक दूसरे के। सही है ना। कठिन नहीं लग रहा है। ऐसी रिएक्शन जिसमें, तो यहाँ पे देखिए जो मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ, ये कौन सा एग्जाम्पल है, Na2SO4 प्लस BaCl2। दोनों लोग में क्या हो रहा है, देखिए दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। समझ में नहीं आ रहा क्या तुम लोग को, कहाँ हल्ला कर रहे हो। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो एलिमेंट, दो तत्व एक दूसरे को अपने अपने जगह से विस्थापित करते हैं, इसी नाते इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ना है, ये थोड़ा सा पांचों में से कठिन होता है, क्योंकि इसमें क्या चलता है, देखिए ध्यान से। रेडॉक्स रिएक्शन, देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शन हो रहा है। कितने रिएक्शन हो रहे हैं,
एक है रेड, क्या हो रहा है, एक है रेड, रेड से आपका आता है रिडक्शन, क्या आता है, जिसे बोलते हैं अपचयन, क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। और OX से आपका आता है ऑक्सीडेशन, क्या आता है, ऑक्सीडेशन, जिसे बोलते हैं उपचयन। अब ये रिडॉक्स कब होता है ये भूल जाइए, पहले हमें पढ़ना है कि रिडक्शन कब होता है, ऑक्सीडेशन कब होता है, ये पढ़ना है। और थोड़ा सा कठिन है लेकिन मैं होने ही नहीं दूंगा कठिन ना। देखो ध्यान से, रिडक्शन कब होता है यानी अपचयन कब होता है, तो सुनिए। मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है, कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, क्या हो गया, मान लीजिए गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन उसमें आके जुड़ गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसमें आकर के, हाइड्रोजन एलिमेंट उसमें आकर के जुड़ गया, तो भी वो रिएक्शन कहलाएगा रिडक्शन, क्या कहलाएगा। या कभी कभी क्या होता है, लॉस हो जाता है, हरास हो जाता है, यानी गायब हो जाता है वहां से, कौन, ऑक्सीजन, कौन गायब होता है। अगर ये कहीं पे आपको होते दिख रहा है तो भी वो जो रिएक्शन है, वो जो अभिक्रिया है, वो अपचयन यानी रिडक्शन होगा, ठीक है इधरों। कभी कभी क्या होता है, तीसरा वाला एक होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा है, बहुत कम आता है, आगे आएगा, लेकिन तो जान लीजिए। एक एग्जांपल इसका भी दिया गया है बुक में, इलेक्ट्रॉन का प्राप्ति होगी, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होगी, लॉस नहीं करेगा, गेन करेगा, प्राप्त करेगा। तो ये तीनों में से कोई भी एक आपको कहीं पे होता हुआ दिखेगा तो आप उसका नाम देंगे रिडक्शन, क्या नाम देंगे। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर में पूछता है, ऐसे एग्जाम्पल दे देगा, फिर पूछेगा बताइए पांचों में से कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। तो आप अगर दो लोग मिल करके, देखिए अगर दो लोग मिल करके एक तीसरा बना रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, अगर तीसरा टूट करके दो छोटे छोटे बना रहा है तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, अगर एक एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया, या दो दो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट, या कुछ नहीं हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो रहा है, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इन तीनों में से कोई एक हो रहा है, तब हम उसका नाम देंगे रिडक्शन, क्या देंगे, अपचयन देंगे। अच्छा, इसका क्या कहानी भैया, एकदम ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा ऑक्सीडेशन में होता है। यहाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना, यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, यहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी कि ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ लॉस ऑफ। अगर आप एक याद कर लेंगे दूसरा अपने मन में याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और अगर किसी अभिक्रिया में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है तो रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रेड ऑक्स मिलके बना लेता है रेडॉक्स रिएक्शन, क्या बना लेता है, पांचवा प्रकार आपका अभिक्रिया का। कहीं पे दोनों होता है, पता चला यहां से हाइड्रोजन लुल्ल हो रहा है, वहां पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो उस अभिक्रिया में रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। तो जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाएगा एक साथ तो उसी को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, रिडक्शन कब होगा, अपचयन कब होगा, ये तीनों में से कोई एक अगर हो जाए तब। ऑक्सीडेशन कब होगा, ये तीनों में से कोई एक हो जाए तब। हाँ, इसको ध्यान से लिख लीजिए और ऑफलाइन स्टूडेंट ध्यान टेंशन करने की कोशिश ना करें, मैं हूँ, ये बता दूंगा। इसको ध्यान से लिख करके याद करिए, उसके बाद हाँ